दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। लुसेंट के इस श्रृंखला में हम लोग प्राचीन भारत देख रहे थे। प्राचीन भारत में हम लोग 2 वीडियो पहले बना चुके हैं, ये तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग पूरा प्राचीन भारत को ख़त्म करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे गुप्त साम्राज्य से। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। 240 से 280 ईस्वी इनका शासनकाल रहा। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुए। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो महाराजाधिराज की उपाधि कौन धारण करते हैं? सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम। ये गुप्त संवत की शुरुआत करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। जबकि भारत का आइंस्टीन किन्हें कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले सापेक्षता का सिद्धांत अपने पुस्तक माध्यमिका सूत्र में दिया था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त किसके उपासक थे? भगवान विष्णु के उपासक थे। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघकर्ता की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उनके सिक्के पर उन्हें बीना बजाते हुए दिखाए जाने के कारण लगाया जाता है। तो समुद्रगुप्त के सिक्का पर उन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त ने विक्रमक की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आए। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। शकों पर विजय के शक को कौन हराते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय हराते हैं, और उसके जीतने की खुशी में चांदी के सिक्के चलाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त होते हैं, जिनका शासनकाल 415 से 454 ईस्वी हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करते हैं? कुमारगुप्त करते हैं। कुमारगुप्त वन का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त होते हैं। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक कौन होते हैं? भानुगुप्त होते हैं। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश थी, जिसके शासक को गोप्ता कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक उपड़िक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक। दंडपाशिक क्या होता था? पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी हुआ करते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा गया। चाट एवं भाट किसे कहा गया है? पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महतर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। पहला, क्षेत्र। क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। वास्तु, वास करने योग्य, जहाँ लोग रहते थे उसको वास्तु कहा जाता था। पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहा गया है। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी उसे खिल्ले कहा गया है। ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे अप्रहत कहा गया है। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में उज्जैन जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हो जाता है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा कौन जारी करेगा? गुप्त राजा। लेकिन सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा कौन जारी किया था?
तो सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा कुषाण के द्वारा जारी किया गया था। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। तो दिनार किसे कहा गया? स्वर्ण मुद्रा को कहा गया। किस वंश से संबंधित स्वर्ण मुद्रा को? गुप्त वंश से संबंधित। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन उष्णम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सवर्ण जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाले महिलाओं को गणिका कहा जाता था। गुप्त काल में क्या कहा गया है? गणिका। वहीं मौर्य काल में क्या कहा गया है? रूपा जीवा। वृद्ध वैश्याओं को कुटनी कहा जाता था। वृद्ध वैश्याओं को कुटनी। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवघट झांसी का दशावतार मंदिर, ये भी गुप्त से संबंधित है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा गुप्त काल में निर्मित है, जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। कालिदास किसके काल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत के संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षा कारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सबसे पहले पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है कौन बताया था? आर्यभट्ट, अपने पुस्तक आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान, इनके दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें प्रमुख थे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त, कालिदास, ये लोग प्रमुख थे। पुराणों के वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपयक कहा गया। रुपयक किसे कहा गया? चांदी के सिक्के को। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। क्यों? सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर और उस कहाँ पे है? तो विष्णु मंदिर, यह तिगवा जबलपुर में स्थित है। शिव मंदिर भुमरा मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में। शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश में। भीतरगांव मंदिर भीतरगांव में है। लक्ष्मण मंदिर ईंटों से बना है, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में है। पुष्पभीतु वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के बाद एक फेमस वंश आता है पुष्पभीतु वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंश का उदय हुआ उनमें मैत्रिक, मौखरी, पुष्पभीतु, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख है। इन राजवंशों में पुष्पभीतु वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्पभीतु वंश के संस्थापक पुष्पभीतु था। इनकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा के पास में है, थानेश्वर वो था। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधि धारण करा था। कौन? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र हुए, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, तथा एक कन्या राज्यश्री हुई। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा।
हर्ष को शीलादित्य के नाम से जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की भी उपाधि धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 एवं 645 में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। तो महामोक्ष परिषद कहाँ होता था? प्रयाग में होता था प्रति 5वें वर्ष। वेनसांग स्वयं 6ठे समारोह में सम्मिलित हुए थे। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि था। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की है। तो हर्षचरित और कादम्बरी किसकी रचना है? बाणभट्ट की रचना है। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था और प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरीक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। प्रांतीय शासक के लिए क्या आया है? लोकपाल शब्द आया है। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक यानी तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्राम छप्पटिलिक कहलाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंडपाशिक पुलिसकर्मी में प्रधान अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जिसे जल पंप कहते हैं, उसका उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। वहीं गुप्त के समय कौन प्रसिद्ध हुआ था, आप लोग बताइएगा। हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष के मंत्रिपरिषद में भंडी, जिसे प्रधान महासचिव कहा गया है, सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतल अश्वसेना के प्रधान, स्कंदगुप्त गज सेना के प्रमुख होते थे। अब हम लोग दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश देखेंगे। सबसे पहले पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु थे। इसकी राजधानी कहाँ थी? कांची थी। वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांची थी। कीर्तार्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबारी कवि थे। तो कीर्तार्जुनियम किसने लिखा है? भारवी ने लिखा है। और किसके दरबारी थे? तो सिंह विष्णु के दरबारी थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय हुए। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित हुआ। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मत विलास प्रहसन की रचना किसने करा है? तो महेंद्र वर्मन ने। उसके अलावा ये पूछा जाता है कि महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिसे रथ मंदिर कहा गया, इसका निर्माता कौन है? तो पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम। वातापी कुंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। वातापी कुंड की उपाधि कौन धारण करते हैं? नरसिंह वर्मन प्रथम। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजा सिंह, राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों के प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधि धारण की थी।
उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं? नरसिंह वर्मन द्वितीय करवाते हैं। जबकि महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण कौन करवा रहे हैं? नरसिंह वर्मन प्रथम करवा रहे हैं। इसे राज सिद्धेश्वर का भी मंदिर कहा जाता है। इसी प्रकार के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शोर मंदिर। 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? 10 कुमार चरित के लेखक दांडी है, जो कि नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबारी कवि थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया है। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमरई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। इसकी राजधानी मानकीर या मान्यखेत वर्तमान मालखेड़ सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल और प्रतिहार के बीच, इसमें कौन कौन भाग लिए थे? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट की तरफ से ध्रुव पहला शासक थे, वहीं प्रतिहार नरेश वत्सराज थे और पाल नरेश धर्मपाल थे। वत्सराज एवं पाल धर्मपाल को ये पराजित भी किए थे। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। पल्लव, पांडे, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट कर दिया था। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की। कवि राजमार्ग किसकी रचना है? तो अमोघ वर्ष का है। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सत्यायन अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। आदि पुराण के लेखक कौन है? जिनसेन है। गणितासार संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य है। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। अमोघ वर्ष तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेते हैं। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। तो अल मसूदी कब भारत आएगा? इंद्र तृतीय के शासनकाल में। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय थे। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे। कवि पोन किसके दरबार में? कृष्ण तृतीय के दरबार में। इन्होंने शांति पुराण की रचना की है। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ है। एलोरा में 34 शैलकृत गुफा है। इसमें 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू एवं 30 से 34 तक जैन की गुफा है। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। तो ये पहली बार आता है कि राष्ट्रकूट अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति देते हैं। चालुक्य वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना कौन करेंगे? तैलप द्वितीय करेंगे। इसकी राजधानी कहाँ है? मान्यखेत है। चालुक्य वंश जो कल्याणी के चालुक्य, उनके प्रमुख शासक कौन कौन है? तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर द्वितीय। विक्रमादित्य सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेत से राजधानी हटा करके कल्याणी कर दिया था, कर्नाटक को बना दिया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था। बिल्हन एवं बिल्हन और विज्ञानेश्वर जो कवि हैं वो विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधि वेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। मिताक्षरा के रचनाकार कौन है? विज्ञानेश्वर। विक्रमाल देव चरित की रचना किसने करी है? बिल्हन ने करी है। इसने विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला है। तो बिल्हन की रचना कौन हो जाएगा? विक्रमाल देव चरित, जबकि विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा। वातापी का चालुक्य वंश। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी जो बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक पुलकेशिन प्रथम हुए, पुलकेशिन द्वितीय हुए। इनमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने सुवर्ण एवं अग्नियोष्टम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र का मेघुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने ही बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणा पादेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने
पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। तो पल्लव वंश का जो शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम, वो चालुक्य वातापी के चालुक्य को हराते हैं। किनको हराते हैं? तो पुलकेशिन द्वितीय को हराते हैं। जबकि पुलकेशिन द्वितीय किनको हराए हैं? हर्षवर्धन को हराए हैं। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। अजंता के गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। वातापी का निर्माणकर्ता कौन थे? कीर्तिवर्मन थे। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य ने इसे अवनिजनाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पटदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। यानी लोक महादेवी जो थी वो विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण कहाँ करवाई थी? पटदक्कल में। और त्रैलोक्य देवी उनकी दूसरी पत्नी थी, वो त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई थी। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय होता है। इसके सामान दंती दुर्ग ने परास्त कर नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। अब एक और चालुक्य है बेंगी का चालुक्य। बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन थे। इसकी राजधानी बेंगी थी। इस वंश के प्रमुख शासक में जयसिंह वर्मन प्रथम आते हैं। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था। इसके सेनापति पंडरंग था। अब चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। चोल सबसे इम्पोर्टेंट है। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेष पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तंजौर या तंजाउर। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंड राम की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा कौन कौन हुए? तो प्रांतक प्रथम, राजाराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कुलोतुंग। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने प्रांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में प्रांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया था। राजाराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। श्रीलंका पर कौन आक्रमण सबसे पहले करते हैं? राजाराज प्रथम। वहाँ के राजा महिम पाँच को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी थी। राजाराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेश को चोल साम्राज्य का नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया और पुल्लनरुवा को इसकी राजधानी बनाई थी। राजाराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे। इसने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में होता है। बंगाल के पाल शासक महिपाल को ये हराते हैं और गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण करते हैं और अपनी नवीन राजधानी गंगेकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करते हैं। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय हुए। चोल एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मदद की भूमिका निभाई थी। तो कदम शासन कहाँ चल रहा था? गोवा में चल रहा था। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कुलंगतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के अधिकारियों को सेरुंदरन कहा जाता था। चोल काल में भूमि के प्रकार कैसे कैसे थे? तो वेल्लन वगई या गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। ब्रह्मदेय ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि। देवदान या तिरुनम टडकानी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। संपूर्ण चोल साम्राज्य कितने प्रांत में विभक्त था? तो 6 प्रांत में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा गया। तो चोल साम्राज्य में प्रांत को क्या कहा गया? मंडलम कहा गया। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में एवं नाडु कुर्रमों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन चोल शासन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। स्थानीय स्वशासन
किस प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? तो चोल प्रशासन की। उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी। उर एक समिति थी जो सर्वसाधारण की थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव के भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा, यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्य को पेरू मक्कल कहा गया है। यह सभा वड़ियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्यों की संचालित करता था। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहा गया है। व्यापारियों की सभा को क्या कहा गया है? नगरम कहा गया है। चोल काल में भूमि कर कितना था? 1/3 भाग हुआ करता था उपज का। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहलाती थी। कर मुक्त भूमि क्या थी? चतुर्वेदी मंगलम, जबकि दान दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। चोल काल में कासू सोने के सिक्के थे। सोने के सिक्के को क्या कहा गया है? कासू कहा गया है। तमिल कवियों में जैन गोंदर प्रसिद्ध कवि था, जो कलंगतुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना है कलिंग तुपर्णी। कंबन, ओट्टकट्टुटन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पंप, पुन एवं रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। नटराज प्रतिमा किस काल से संबंधित है? चोल काल से। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? कावेरी पट्टनम था। कावेरी पट्टनम किस काल का है? चोल काल का। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है प्रांतक प्रथम के शासनकाल। उत्तर मेरूर शिलालेख किससे संबंधित है? प्रांतक प्रथम से। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी। पहले उरैयूर, फिर तंजौर, फिर गंगेकोंड, फिर चोलपुरम, फिर कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियार, नाना तैसी एवं मणिग्रामम। ये सब क्या था? व्यापारी समूह था। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक क्या कहलाए? नैनार कहलाए। उत्तर मेरूर अभिलेख जो कि प्रांतक प्रथम से संबंधित था, उसमें क्या कहा गया है? तो सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसे भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन फटाफट हम लोग देख लेते हैं। उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र 35 से 70 होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ईमानदार होने चाहिए, पिछले 3 साल में किसी भी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इस सभा था, उसके सदस्यता के लिए नियम था। अब हम लोग देखते हैं यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा सिंहन हुए। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। होयसल वंश। होयसल वंश द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वार समुद्र में कौन वंश था? होयसल वंश। होयसल वंश यादव वंश का एक शाखा था। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर वल्लभ तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र, आधुनिक हैलवीड। कदम वंश। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की राजधानी वनवासी था। गंग वंश। गंग वंश के संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक को कर्णी वर्मा था। गंगों का प्रारंभिक राजधानी कुवालाल थी, जो बाद में तलकाड़ हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक गणपति हुए। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था। सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। पाल वंश। पाल वंश इंपॉर्टेंट है बीबीएससी के दृष्टिकोण से। पाल वंश के संस्थापक गोपाल था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल, नयपाल।
पाल वंश के सबसे महान शासक हुए धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। तो उदंतपुरी के कौन करवाएंगे? गोपाल। वहीं विक्रमशिला कौन करवाएंगे? विक्रमशिला करवाएंगे धर्मपाल। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुए थे। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोट्ठल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि में से संबोधित किया है। उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कौन करवाया है? गोपाल। लेकिन मठ का निर्माण कौन करवाया है? देवपाल। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। गौरी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ था। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन हुए। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक वल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन का पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की राजसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव। जयदेव किसके राजसभा में थे? लक्ष्मण सेन के राजसभा में। ये क्या रचना की है? तो गीत गोविंद के रचनाकार है। यवनदूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवबारा में प्रधुनेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। तो इससे 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। किसके दरबारी कवि थे? लक्ष्मण सेन के। सर्वप्रथम हिंदी में अभिलेख कौन वंश लाता है? तो सेन वंश लाता है। कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालाक्रम इस प्रकार है: कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। 627 ईस्वी में दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश, जो कि एक हिंदू वंश था, इसकी स्थापना की। वेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीठ थे। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण कौन करवाते हैं? ललितादित्य मुक्तापीठ करवाते हैं। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इन वंश के संस्थापक अवंतीवर्मन थे। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंतीवर्मन ही करते हैं। अवंतीवर्मन के अभियंता सुई ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण सुई करवाते हैं। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्धा एक महत्वाकांक्षी शासिका साबित हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश के संस्थापक कौन है? संग्राम राज। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश के शासक हर्ष विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हन हर्ष का आश्रित कवि था। कल्हन यही लोहार वंश के दरबारी कवि थे, हर्ष के। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 तक शासन किया। जयसिंह के शासनकाल में ही कल्हन ने राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। कामरूप का वर्मन वंश। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्य वर्मन था। इसकी राजधानी प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर था। तो प्राग ज्योतिष क्वेश्चन एक बार पूछा गया। प्राग ज्योतिष किसकी राजधानी थी? तो वर्मन वंश की। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागवट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नागवट द्वितीय को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन हुए? मिहिर भोज हुए। मिहिर भोज ने ही अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई। वह विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण की थी। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। तो राजशेखर कवि जो हैं वो कहाँ किसके दरबारी रहे हैं? तो गुर्जर प्रतिहार के, महेंद्र पाल के। इस वंश का अंतिम राजा जसपाल होते हैं। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। गढ़वाल या राठौर राजवंश। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसकी मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। इसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। गोविंद चंद्र की एक पत्नी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमार देवी सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनाई थी, जो कि गोविंद चंद्र की पत्नी थी और किस वंश से संबंधित थी? तो गढ़वाल या राठौर वंश से। पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयोजिता का अपहरण कर लिया था। इस वंश के अंतिम शासक जयचंद्र था, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी के चंदाउर के युद्ध में मार डाला था।
चहमान या चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन होंगे? तो अन्नो राज के पुत्र विग्रह राज चतुर्थ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रह राज चतुर्थ के राजकवि थे। सोमदेव कौन थे? विग्रह राज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रह राज नामक नाटक की रचना की। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रह राज चौथा द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक हुए। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था और इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदायी की। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने ही बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई। फिर तराइन की दूसरा युद्ध 1192 में होता है, जिसमें गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज की हार हो जाती है। परमार वंश। परमार वंश का शासक संस्थापक कौन थे? उपेंद्र राज थे। इसकी राजधानी कहाँ थी? धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन होंगे? राजा भोज होंगे। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। नैषधीय चरित के लेखक श्रीहर्ष एवं प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। तो नैषधीय चरित किनके द्वारा रचित है? श्रीहर्ष के द्वारा। वहीं प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतंग। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्यापार पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके उपयोग का उल्लेख है। नवसाहसांक रचित के रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। राजा भोज क्या उपाधि धारण करा था? कविराज। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। सरस्वती मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा भोज ने करवाया था। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चहमान वंश का और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खान और उलुग खान ने मालवा पर अधिकार कर लिया। चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति है। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक हुए। इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित किया। तो राजा धंग किस वंश से संबंधित है? चंदेल वंश से। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सस्य प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उसके एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया। राजा धंग ने जिन्ननाथ विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। धंग ने गंगा जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण करवाया था। आला उदल नामक 2 सेनानायक परमरदी देव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमरदी देव ने 1202 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अहिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो सोलंकी वंश का शासन था और भीम प्रथम इसके राजा थे। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनाया। दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन बनाया? तो सोलंकी वंश या गुजरात के चालुक्य वंश बनाया है। और इसके राजा कौन थे? भीम प्रथम और सामंत विमल ने।
सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह सिद्धराज के दरबार में थे। हेमचंद्र जो प्रसिद्ध जैन विद्वान है वो जय सिंह के दरबार में थे। माउंट आबू पर्वत पर एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज ने अपने 7 पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की थी। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में ही हुआ है। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज ने किया था। सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय होते हैं। भीम द्वितीय के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। कलचुरी का चेदी वंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेय देव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया था। तो पुनः प्रारंभ स्वर्ण सिक्का को कौन करवाते हैं? गांगेय देव। कलचुरी वंश सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि धारण करा था। तो कलचुरी वंश में एक शासक होते हैं कर्णदेव, जो कलिंग को जीतते हैं। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी राजदरबार में रहते थे। सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस तरह से प्राचीन भारत का यह सेगमेंट समाप्त होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में मध्य भारत के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।